हेलो एवरीवन, मैं राजीव कुमार दुबे प्रयोजन आईएएस क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास में आप लोगों से जो बात हुई थी, तो पिछली क्लास में हमने झारखंड में विभिन्न साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण के संदर्भ में आपके साथ हमने चर्चा किया था कि कहाँ से कौन से साक्ष्य उपलब्ध हुए और उनके बेसिस पर जो झारखंड के इतिहास को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, उस संदर्भ में बात हुई थी। आज के सेशन में आपके साथ जो परिचर्चा होगी उसका जो मुख्य फोकस होगा वो झारखंड, भारत का जो इतिहास है उसमें आप प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, तीन पार्ट में जो हम बांट के अध्ययन करते हैं, उसमें से प्राचीन भारत के संदर्भ में उस वक्त के जो राजवंश थे उसका झारखंड से किस तरह का संबंध था, या उस काल में झारखंड में कहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, उस कंटेक्स्ट में आज की क्लास का पूरा फोकस होगा। तो एक बार हम आज के संदर्भ में आज की क्लास की जो मुख्य विशेषता है उसमें ये कहें कि महाजनपद काल से लेके और पूर्व मध्य काल तक ये जो पूरा टाइम पीरियड है, इस बीच में झारखंड में क्या कैसे चल रहा था, हम उसके ऊपर आज की कक्षा को पूरी तरह से केंद्रित करेंगे। तो आइए एक बार आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर प्राचीन झारखंड के इतिहास को देखें प्राचीन झारखंड का इतिहास, प्राचीन झारखंड के इतिहास में ये आज का जो हमारा संदर्भ है वो है कि महाजनपद काल से महाजनपद काल से लेके हम जो है आज पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल तक का जो पीरियड है, इसके बीच में झारखंड में जो कुछ हुआ था उस समय के जो राजवंश थे, चाहे आप नंद वंश से लेकर के और पूर्व मध्य काल तक गुप्तोत्तर काल जिसे कहते हैं, उस पीरियड में झारखंड में जो कुछ चल रहा था उसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा पार्ट होगा वो हम महाजनपद काल के समय में देखते हैं। महाजनपद काल देखिए, तो ये महाजनपद काल का जो है वो 600 ईस्वी BC ईसा पूर्व में झारखंड में क्या चल रहा था उस वक्त। अगर आप देखें तो मगध साम्राज्य, जो कि बहुत ही भारत के, प्राचीन भारत के इतिहास में मगध साम्राज्य का अपना एक अभूतपूर्व योगदान रहा, बहुत महत्वपूर्ण वहाँ उसकी भूमिका रही भारत के संदर्भ में। तो उस वक्त वहाँ पर क्या होता था कि एक जरासंध नाम का वहाँ शासक हुआ करता था। जरासंध मगध का शासक था। जरासंध ये एक मगध हमारा जो है जिसकी कि एक तरह से राजधानी गिरिव्रज थी। मगध की राजधानी गिरिव्रज थी, गिरिव्रज, जिसको कि आज के कंटेक्स्ट में कहें तो ये राजगीर, ये हमारा आज राजगीर, यानी ये नालंदा, जो वर्तमान नालंदा बिहार शरीफ वाला बेल्ट है, वो उस वक्त हुआ करता था मगध की राजधानी। तो जरासंध यहाँ का शासक था। जरासंध का संदर्भ महाभारत काल से है, और उस वक्त अगर देखें तो जरासंध के मित्र झारखंड में एक जनजाति पाई थी, मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति, ये मुंडा जनजाति, इसका जो है इस जरासंध जो कि उस वक्त मगध के शासक थे, इनसे इसके मित्रवत संबंध थे। जो मुंडा जनजाति थी उनके जो उस वक्त के उस स्थानीय स्तर पर जो इनके शासक वगैरह होते होंगे, उनका इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। अब देखिए कि दिक्कत कहाँ से आई कि जरासंध का महाभारत काल में पांडवों ने
पांडवों ने जरासंध का वध कर दिया था। और जरासंध का अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखें तो जरासंध का वैवाहिक जो संबंध स्थापित था वो आपका मथुरा के शासक कंस थे। मथुरा के शासक उस वक्त थे कंस। यही कंस कृष्ण का मामा हुआ करते थे। यही कंस जो हैं भगवान कृष्ण के मामा थे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर संदर्भ को समझिए कि इस कंस की हत्या श्री कृष्ण ने की थी और कंस का जो विवाह हुआ था वो जरासंध की 2 पुत्री थी उससे हुआ था। जरासंध की पुत्री से कंस की विवाह संबंध स्थापित हुए थे। तो कंस का जब कृष्ण ने वध किया तो जरासंध की एक तरह से दुश्मनी कृष्ण के साथ हुई थी। और आप देखें तो इसी का बदला लेने के लिए जरासंध ने क्या किया था कि कृष्ण के जो उस वक्त मथुरा वृंदावन वहाँ पर जो उनका शासन था मथुरा के इलाके में, वहाँ पर 17 बार आक्रमण किया था। तो इसी से परेशान होकर के कृष्ण ने क्या किया कि अपनी राजधानी नई वो द्वारिका बनाई थी और इसीलिए इनको एक तरह से रणछोड़ कहा जाता था। तो ये एक तो बैकग्राउंड की बात हुई। अब अगर हम आते हैं तो जरासंध की हत्या किसने की थी? पांडवों ने। तो महाभारत काल में आप देखेंगे कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो नागवंश, ये जो मुंडा जनजाति थे झारखंड के, इसने महाभारत के युद्ध में, चूंकि जरासंध इसका मित्र था और कृष्ण पांडवों के तरफ से थे और पांडवों ने ही, भीम ने जरासंध की हत्या की थी, तो ये मित्रता के संदर्भ को देखते हुए उसने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। मुंडा जनजाति ने किसका साथ निभाया था? कौरवों का। और इस युद्ध में कौरवों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? भीष्म पितामह। तो मुंडा जनजाति के लोग उस वक्त कौरवों की सेना में भीष्म पितामह के छत्र के अंदर युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे। तो झारखंड को देखें तो झारखंड की जो जनजाति थी उस वक्त, उस संदर्भ से हम शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा आगे आते हैं। अब देखें तो इसके बाद हमारा आता है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में अगर आप देखें तो मगध में सबसे पहला जो हम देखते हैं कि एकदम सुस्थापित शासन था वो किसका था? वो हर्यक वंश का बिंबिसार था। हर्यक वंश की स्थापना किया था। उसके बाद बिंबिसार से आगे बढ़ते हैं तो शिशुनाग वंश आता है और शिशुनाग वंश के बाद फिर आता है हमारा एक बहुत ही पॉपुलर वहाँ का राजवंश था नंद वंश। तो नंद वंश जो कि मगध का एक प्रमुख शासन वंश था। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। और अगर आप देखें तो महापद्म नंद का ही जो आगे के उत्तराधिकारी थे उसमें एक थे धनानंद, है ना। अब आप इसको ऐसे समझें कि महापद्म नंद के बाद ये जो धनानंद शासक था ये समकालीन था किसका? सिकंदर का। अब यहाँ पर हमें नंद वंश को क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि नंद वंश की जो सेना थी वो उसके पास एक बहुत विशाल सेना थी और नंद वंश के सेना में झारखंड के जो उस समय की जो जनजातियाँ थी वो उसके सेना में शामिल होते थे। यानी कि मगध का जो नंद वंश था उसकी सेना में, नंद शासकों की सेना में झारखंड के जनजाति शामिल थे और साथ ही नंद वंश की सेना में जो वहाँ पर हाथी वगैरह शामिल होते थे तो वो हाथी झारखंड से ही मंगाए जाते थे, झारखंड के क्षेत्रों से मंगाए जाते थे। तो इस तरह से आप देखें तो प्राचीन भारत के इतिहास में झारखंड क्षेत्र का जो कनेक्शन उस वक्त के मगध साम्राज्य से था वो इस रूप में जुड़ता है कि नंद वंश के शासनकाल में झारखंड से
न केवल हाथी मंगाए जाते थे, सेना में हाथी शामिल किए जाते थे, उसकी आपूर्ति की जाती थी, बल्कि झारखंड की जो जनजातियां थी वो उनकी सेना में शामिल होते थे। अब नंद वंश के बाद अगर बात करें, धनानंद के बाद, तो वहाँ पर मगध के साम्राज्य में एक नया वंश की स्थापना होता है और वो है हमारा मौर्य वंश। तो मौर्य वंश को हम पढ़ें उससे पहले एक चीज़ देखें कि महात्मा बुद्ध के समय में, यानी महाजनपद काल में, महात्मा बुद्ध के काल में झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था, क्योंकि महात्मा बुद्ध कहा जाता है कि लगभग 45 दिन मध्य देश में उन्होंने यात्रा की थी। और मध्य देश की जो चर्चा आती है, तो इस मध्य देश में आप देखें तो तत्कालीन आज का डेट में जो बघेल खंड है, अगर हम इसको मैप पर देखें तो झारखंड के संदर्भ में ये देखिए, ये झारखंड का हमारा हिस्सा है। तो यहाँ पर जो ये पूरा पोर्शन आता है हमारा, तो यहाँ पर जो बघेल खंड, जो कि छत्तीसगढ़ के हिस्से में आता है, बघेल खंड, यहाँ कहा जाता है कि बघेल खंड से लेकर के उड़ीसा के पूर्वी तट, यानी उड़ीसा का जो पूर्वी तट है, यानी कि समुद्र तट तक, बंगाल की खाड़ी तक, समुद्र तट बोले तो बंगाल की खाड़ी तक, बंगाल की खाड़ी है ना, क्योंकि पूर्वी तट पर तो बंगाल की खाड़ी ही है। ये जो बंगाल की खाड़ी तक का जो हिस्सा होता था, इसे मध्य देश के नाम से जाना जाता था। और आप जैसा कि जानते हैं कि इसी बीच में ये जो झारखंड का क्षेत्र आता है ना, तो ये जो झारखंड का हमारा हिस्सा आता है, ये मध्य देश जो बघेल खंड से लेकर के उड़ीसा के पूर्वी तट तक का पूरा भाग आता था, उसी के बीच में झारखंड का पूरा हिस्सा आता था, छोटा नागपुर का जो पूरा हिस्सा आता था, तो ये मध्य देश का पार्ट हुआ करता था। तो उस वक्त में जब महात्मा बुद्ध लगभग 45 दिन की यात्रा झारखंड मध्य देश के क्षेत्र में किए थे, तो उस दरमियान में वो झारखंड के भी कुछ हिस्सों से गुजरे थे। इस तरह से वहाँ पर बौद्ध धर्म को उस समय में प्रसार होने का काफ़ी अवसर मिला। तो ये तो बौद्ध धर्म की बात हुई, हालांकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसके झारखंड में प्रसार को हम बहुत ही एक अलग सेशन में, अलग क्लास में विस्तार से हम देखेंगे, बट आज में कहीं अगर उसके संदर्भ आएंगे तो चर्चा करेंगे। फिर हम आते हैं नंद वंश की अगर बात करें तो हमारा आता है मगध के साम्राज्य में मौर्य वंश। अब अगर देखें यहाँ पर तो अब मौर्य वंश के काल में अगर देखें मौर्य वंश के काल में जो मगध साम्राज्य का जो मौर्य वंश था, मगध साम्राज्य में एक नए नंद वंश की जगह पर चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से मगध साम्राज्य पर नंद वंश के तत्कालीन शासक घनानंद को पराजित कर मगध की सत्ता पर काबिज हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि धनानंद ने अपने दरबार में चाणक्य की, जिसे कौटिल्य कहते हैं, उन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उनको अपमानित किया था। और उसी अपमान का बदला लेने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से धनानंद को पराजित करके मगध के राजगद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित किया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अगर हम झारखंड को देखें तो ये स्पष्ट होता है चाणक्य के अर्थशास्त्र से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ये जो अर्थशास्त्र है, मगध साम्राज्य में
अगर आप देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें नाम तो इसमें अर्थशास्त्र है, लेकिन मुख्यतः देखेंगे तो इसमें मौर्य काल की तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था और चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व पर एक विस्तृत प्रकाश पड़ता है। तो अर्थशास्त्र से ही हमें पता चलता है कि उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य का अप्रत्यक्ष जो कहते हैं ना नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण झारखंड के क्षेत्रों पर भी था। अप्रत्यक्ष नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। यह नियंत्रण कैसा था? इनडायरेक्ट कंट्रोल था, यानी अपने सामंतों के माध्यम से या अपने अधिकारियों के माध्यम से वहां पर इसने एक तरह से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो नियंत्रण किस पर स्थापित किया? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय में चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि आप जानते हैं कि 323 ईसा पूर्व में मगध के राजगद्दी पर बैठा था और ये लगभग 298 ईसा पूर्व तक यहाँ पर मगध की सत्ता पर यह काबिज था। फिर आप देखें तो उस वक्त जो झारखंड की जनजातियां थी, झारखंड की जो जनजातियां थी, इस पर इसने नियंत्रण स्थापित किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त मगध साम्राज्य से अगर आप देखें उत्तर से, तो दक्षिण की तरफ जो व्यापारिक मार्ग था उसका जो रास्ता जाता था वो झारखंड होकर के जाता था। अब यहाँ पर देखें तो उस मार्ग पर व्यापारिक गतिविधियाँ सही ढंग से सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए बेहद जरूरी था कि जो ये झारखंड का हिस्सा आता था, जिसे उस वक्त आटविक या अटाविक प्रदेश है ना, आटविक या अटाविक के नाम से भी जाना जाता था, इस पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। अब यहां से आगे देखें तो क्या है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय में झारखंड के आटविक क्षेत्र में वहां की जनजातियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक तरह से एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसे कहा जाता था आटविक। इस आटविक नामक अधिकारी की जिसकी नियुक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, इसका मुख्य कार्य क्या था? ये 3 तरह का काम करता था। वहाँ की जो जनजातियाँ थी, एक तो उस पर वो नियंत्रण स्थापित करता था, दूसरा कि उसका उपयोग मगध साम्राज्य के हित में, मौर्य साम्राज्य के हित में करता था, और तीसरा कि ये जो जनजातियाँ हैं मौर्य साम्राज्य के जो विरोधी, जो उस वक्त के जो साम्राज्य शासक थे, उससे उनका गठबंधन ना हो, यानी विरोधी गठबंधन से वो न मिल जाएं, इसके लिए भी वो प्रयास करते थे। तो 3 तरह से ये आटविक वहाँ की जनजातियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके और मौर्य साम्राज्य के लिए आगे का मार्ग सुलभ किए थे। तो इस तरह से देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में झारखंड के आटविक क्षेत्र की जो जनजातियाँ थी, उसका संबंध वहाँ से अप्रत्यक्ष रूप में आटविक के माध्यम से जुड़ा हुआ था, उस पर उसका नियंत्रण था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने डायरेक्ट संबंध स्थापित न करके, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करके, आटविक के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया और उनको अपने कहते हैं अपने नीतियों के माध्यम से जोड़ के रखा। फिर आते हैं एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र से एक और हमें बहुत बड़ी सूचना मिलती है। वो सूचना ये है कि झारखंड क्षेत्र में इंद्रवानक नदी हुआ करती थी। ये सूचना हमें कहाँ से मिलती है? ये सूचना हमें मिलती है चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से। क्या मिलती है? कहता है कि झारखंड में उस वक्त जो छोटा नागपुर क्षेत्र था, वहाँ इंद्रवानक नाम की एक नदी हुआ करती थी। इससे हीरे मिलते थे, हीरा प्राप्त किया जाता था। क्या प्राप्त किया जाता था? हीरा। किस काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इंद्रवानक नदी से हीरा प्राप्त किया जाता था। और ये इंद्रवानक नदी वर्तमान में देखें तो इंद्रवानक नाम की तो कोई नदी स्पष्टतः उल्लेखित नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि इसका जो संबंध था वो आज के डेट में
ईब और वहां पर एक नदी है शंख। तो ईब और शंख नदी का जो क्षेत्र था उसी का संबंध इंद्रवानक से जोड़ा जाता है। यहां से हीरा प्राप्त किया जाता है। और आगे चल करके देखेंगे तो मध्यकाल में, शेरशाह के काल में या उसके आगे की पीरियड में इस क्षेत्र का बहुत ही विस्तृत अध्ययन करने को मिलेगा। जहांगीर के काल में उस वक्त वहाँ के जो शासक दुर्जन साल हुआ करते थे, वहाँ कहा जाता है कि हीरा को प्राप्त करने के लिए ही जहांगीर ने दुर्जन साल पर वहाँ का आक्रमण करा करके और उसे अधीनस्थ बनाया था। वहाँ पर भी इस क्षेत्र से हीरा प्राप्त का उल्लेख मिलता है, शंख नदी से। तो इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र में मौर्य काल में भी हीरा की प्राप्ति की जाती थी। अब इसके बाद हम देखें तो अभी तक देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में छोटा नागपुर झारखंड का जो क्षेत्र था वो 3 रूपों में काम आता था। वहाँ की जो जनजातियाँ थी उसके सेना में शामिल होते थे। फिर वहाँ झारखंड के छोटा नागपुर के उस क्षेत्र से मौर्य सेना में हाथी को मंगाया जाता था, उसको शामिल किया जाता था। जो सैन्य बल में हाथी को प्रयोग होता था वो हाथी झारखंड के जंगलों से आता था। तो इस तरह से देखते हैं। एक और जो हम महत्वपूर्ण तथ्य को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का जो ये अर्थशास्त्र है, यहाँ से हमें एक सूचना मिलती है कि झारखंड क्षेत्र में उस वक्त गणतंत्रात्मक प्रणाली अस्तित्व में थी जनजातियों के बीच में। ये सूचना हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है कि झारखंड के उस क्षेत्र में जो जनजातीय क्षेत्र था छोटा नागपुर का, वहाँ पर जो व्यवस्था थी कैसी थी जनजातियों की, वो गणतंत्रात्मक प्रणाली अस्तित्व में थी। फिर अब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद अगर देखें तो अशोक के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमारा आता है अशोक महान। बिंदुसार के काल में मौर्य वंश का जो प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था वो संस्थापक भी था। उसके बाद बिंदुसार का शासनकाल आता है। बिंदुसार के शासनकाल में हमें झारखंड में कोई बहुत बड़ी गतिविधि देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अशोक के काल में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि अशोक के 13वें शिलालेख से हमें यह सूचना मिलती है कि अशोक ने झारखंड क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र में, जो आपका आटविक क्षेत्र कहा जाता था, वहाँ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तरीका अपनाया और वहाँ पर एक अधिकारी की नियुक्ति की। रक्षित नाम के अधिकारी नहीं कह सकते, उनको कह सकते हैं कि वो धर्म प्रचारक थे, बौद्ध धर्म के प्रचारक थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके वहाँ के जनजातियों को वो अपने से जोड़ना चाहते थे। तो रक्षित नाम के एक बौद्ध प्रचारक की नियुक्ति अशोक ने झारखंड क्षेत्र के लिए, जिसे उस वक्त में अटाविक या आटविक नाम से जाना जाता था, किया था। और इस जो रक्षित ने वहाँ पर प्रचार प्रसार के माध्यम से वहाँ के लोगों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और ये देखा जाता है कि अशोक के काल में झारखंड के छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था उसके विविध हिस्सों में बौद्ध धर्म काफ़ी फला फूला। फिर अशोक का एक दूसरा शिलालेख है, उसमें इस बात का उल्लेख है, अशोक कहता है कि आटविक क्षेत्र के जनजातियों को धम्म का आचरण करना चाहिए। आटविक क्षेत्र के जनजातियों को, वहाँ के लोगों को धम्म का आचरण करना चाहिए। तो अशोक का जो ये धम्म नीति था, जिसका प्रचार प्रसार अलग अलग क्षेत्रों में अशोक ने अपने अपने दूतों के माध्यम से, धर्म दूत जो होते थे उनके माध्यम से किया था। तो उसके तहत देखें तो रक्षित के माध्यम से आटविक क्षेत्र में, आटविक क्षेत्र जो झारखंड का क्षेत्र था, वहां पर अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और कहा कि उन्हें धम्म का आचरण करना चाहिए, धम्म का आचरण करना चाहिए, जिससे कि वो लोक और परलोक की प्राप्ति कर सकें, लोक और परलोक इसकी प्राप्ति कर सकें। ये अशोक काल की बात हो रही है। तो झारखंड क्षेत्र को देखें तो नंद वंश से
फिर हमारा मौर्य वंश, और मौर्य वंश में भी चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अशोक तक लगातार संपर्क स्थापित रहा और इस रूप में एक एक करके गतिविधियां आगे बढ़ी। फिर अशोक के काल में अगर देखें तो वहाँ पर जो वाणिज्यिक संपर्क जो दक्षिण के क्षेत्र से स्थापित थे वो उसी मार्ग से होकर जाता था, इसलिए वहाँ पर नियंत्रण स्थापित करना भी बहुत जरूरी था। अब अगर मौर्य के बाद हम मौर्योत्तर काल की बात करें, मौर्योत्तर काल से हमारा आशय है कि मौर्य, जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य वंश जो है वो एक केंद्रीकृत सत्ता थी। मौर्य वंश के काल में सत्ता का जो केंद्रीकरण हुआ वो जब उत्तर मौर्य के अंतिम शासकों की ओर आप जाएंगे देखेंगे कि मौर्य सत्ता कमजोर पड़ती गई और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शासक जो है सत्ता पर काबिज हुए, कुछ कुछ क्षेत्रों में सत्ता स्थापित कर ली थी। फिर ये वही काल है जब मौर्योत्तर, यही काल है जब भारत के अलग अलग हिस्सों में पश्चिमोत्तर तरफ से विदेशी आक्रमण लगातार हो रहे थे। मौर्योत्तर काल में पश्चिमोत्तर क्षेत्र से विदेशी आक्रमण लगातार हो रहे थे और उस वक्त में अलग अलग विदेशी शासकों ने अपनी अपनी सत्ता स्थापित की थी। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो उस वक्त में हिंद यूनानी, फिर हिंद यूनानी, पहलव, शक, कुषाण, ये सब जो शासक थे, हिंद यूनानी, उसके बाद आप देखें तो शक, फिर पहलव और उसके बाद देखें तो कुषाण। इसमें हिंद यूनानी में अगर देखें तो मेनांडर लोग बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए। इन लोगों ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आक्रमण किया और उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। फिर ये क्रम से उसके बाद शक आए, फिर पहलव आए और फिर कुषाण आए। कुषाणों का अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क माना जाता है। कुषाणों के काल में कुषाण वंश का संस्थापक और फिर हिंद यूनानी इस सब के जो संस्थापक थे, देखें तो इन लोगों का संबंध झारखंड से कैसे रहा, उसमें आप देखें तो कुषाण के काल में हमें झारखंड के क्षेत्र से संपर्क स्थापित दिखते हैं। कनिष्क के काल में देखा जाता है कि वहाँ पर उनके क्षत्रप का झारखंड के क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित था। कनिष्क के काल में एक शासक था, वहाँ का उनका एक क्षत्रप था, वंशफर नाम था उसका। कुषाण शासक कनिष्क के काल में वंशफर नामक एक क्षत्रप था, उसका संबंध, उसका जो नियंत्रण था वो झारखंड क्षेत्र पर स्थापित था और इसके माध्यम से ही कनिष्क झारखंड के जो क्षेत्र थे उस पर अपना शासन स्थापित किया हुआ था। इसके काल में जो इस चीज़ की पुष्टि होती है, आप देखें तो कुषाण काल के जो सिक्के हैं ये हमें झारखंड में रांची से कुषाण काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं और कुषाण काल में भी कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि मौर्योत्तर काल में, खास करके कुषाण काल के शासकों के काल में झारखंड पर कुषाणों का नियंत्रण स्थापित था। ये इस बात को स्थापित करता है। फिर मौर्योत्तर काल में ही अगर आप देखें तो चाईबासा से और सिंहभूम क्षेत्र से, सिंहभूम के अन्य हिस्सों से रोमन सिक्के भी मिले हैं। रोमन सिक्के का मिलना ये दर्शाता है कि उस वक्त झारखंड से विदेशी व्यापार स्थापित थे, विदेशों से व्यापार होता था और वो व्यापार भी सिक्कों के माध्यम से होता था। तो झारखंड का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में वो एक तरह से देशी शासकों के नियंत्रण में जहाँ पर था, वहीं पर इसका व्यापारिक संबंध विदेशों से भी स्थापित था। और फिर आगे यहाँ पर जब देखें
तो मौर्योत्तर काल में विदेशी व्यापार चूंकि अलग अलग माध्यम से होता था। झारखंड में लोहा पाया जाता था, झारखंड में खनिज की प्रचुरता थी, तो खनिज तो उस वक्त नहीं, लेकिन जो लोहे वहाँ पर उपलब्ध थे तो उस लोहा को विदेश में उसको निर्यात किया जाता था। और फिर अगर देखें उसके बाद मौर्योत्तर के बाद हमारा जब आता है तो एक चीज़ यहाँ पर अगर फैक्ट देखें तो मौर्य के बाद आता है हमारा गुप्त। मौर्योत्तर के बाद ये जो मौर्योत्तर है, मौर्योत्तर के बाद अगर आप देखें तो गुप्त वंश का शासन आता है। गुप्त वंश का शासन, गुप्त वंश के शासन के देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, इसे मौर्य वंश का ये प्रतापी शासक था। गुप्त वंश की स्थापना हालांकि श्रीगुप्त ने की थी, इसका संस्थापक श्रीगुप्त था, जो कि आप इतिहास में पढ़ते हैं। बट हमें देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय में जो गुप्त वंश का शासन स्थापित हुआ, गुप्त वंश को, गुप्त काल के शासन को भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखें तो स्वर्ण युग कहा जाता है। वो स्वर्ण युग बेसिकली इसलिए कहा जाता है भारतीय इतिहास में क्योंकि इस वक्त भारत में जो सांस्कृतिक विकास हुआ था, जो सांस्कृतिक विकास था, एक तरह से वो अपनी पराकाष्ठा, पीक, चरम को प्राप्त किया था। गुप्त काल में सांस्कृतिक विकास अपने चरम अवस्था में था। उस वक्त देखें तो तमाम तरह के स्थापत्य और आदि आदि चीज़ें गुप्त वंश में स्थापित हुई थी। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। फिर यही वो काल था जब चंद्रगुप्त के काल में झारखंड के क्षेत्र का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ। और उस वक्त में अगर आप देखें तो समुद्रगुप्त का नाम आता है। गुप्त वंश में अगर देखें तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जिसकी रचना हरिसेन ने की। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, इसकी रचना हरिसेन। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की। और इस प्रयाग प्रशस्ति में देखें तो इससे हमें जानकारी मिलती है उस वक्त में कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत का अभिजय अभियान किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। क्यों भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्रगुप्त ने पूरे भारत में अपने विजय अभियान चलाए थे और विशेषकर दक्षिण भारत का जो विजय अभियान चलाया वो झारखंड का क्षेत्र होते हुए जाता है। क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति से हमें यह सूचना मिलती है कि झारखंड का क्षेत्र जो उस वक्त आटविक क्षेत्र कहलाता था, है ना, ये आटविक क्षेत्र था। तो समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण भारत विजय अभियान पर जब निकला तो वो आटविक क्षेत्र को जीतते हुए गया, यानी इसको भी विजित किया था, विक्ट्री। समुद्रगुप्त ने जो अपना विक्ट्री किया था उसमें आटविक का प्रदेश भी शामिल था। और आटविक का ये प्रदेश कोई और नहीं बल्कि झारखंड का ही पूरा क्षेत्र था, ये झारखंड का क्षेत्र था। तो आप देखें तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड के क्षेत्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ था। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो उसी के पैरेलल
यहां पर देखें तो यहां पर एक पुंड्रवर्धन नाम का एक स्थान है झारखंड में। इसको समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब नेक्स्ट गुप्त वंश के बाद अगर बात करें तो ये तो हमारा गुप्त वंश के काल में झारखंड का संदर्भ देखें तो समुद्रगुप्त के समय झारखंड एक तरह से गुप्त शासकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया था। फिर अब इसके बाद की अगर हम बात करें गुप्तोत्तर काल में उस वक्त के कुछ एक शासकों की हमें जानकारी मिलती है, जिसमें अगर आप देखें एक हमारा हर्षवर्धन का नाम आता है। फिर दूसरा अगर देखें तो एक शशांक, और फिर इसी काल में आप देखें तो पाल शासक, फिर गुर्जर प्रतिहार का भी कुछ संदर्भ मिलता है। यहां पर हम देखें हर्षवर्धन के काल में जो झारखंड का संबंध है वो इस रूप में आप देखें कि ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत, जिसे सियुकी के नाम से जाना जाता है, उसमें स्पष्टता उल्लेख है। ह्वेनसांग इस बात का उल्लेख करता है कि हर्षवर्धन ह्वेनसांग से झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के कांगा जल, हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग इसकी जो जीवनी है यात्रा वृत्तांत, ये किस नाम से जाना जाता है? सियुकी, ये हर्षवर्धन का यात्रा वृत्तांत है। और इससे ये सूचना मिलती है कि झारखंड का जो राजमहल क्षेत्र था, इसे उस वक्त कांगा जल के नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग ने झारखंड के राजमहल क्षेत्र को कांगा जल के नाम से संबोधित किया है। और ये सूचना मिलती है कि हर्षवर्धन पहली बार ह्वेनसांग से राजमहल के इस कांगा जल क्षेत्र में ही मिला था। तो ये दर्शाता है कि उस वक्त हर्षवर्धन का जो नियंत्रण था वो राजमहल क्षेत्र पर भी निश्चित रूप से रहा होगा, तभी वो आकर के ह्वेनसांग से राजमहल के कांगा जल जिसे कहा जाता है यहाँ पर आकर के भेंट करता है। क्योंकि ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का अनुयायी था और वो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा ग्रहण को प्राप्त करने के लिए आया हुआ था, और फिर वो हर्षवर्धन के दरबार में लंबे समय तक रहता भी है और अपने यात्रा वृत्तांत में इन सभी चीज़ों की वो चर्चा भी करता है। फिर हर्षवर्धन के अलावे अगर हम देखें तो हर्षवर्धन का ही समकालीन शासक था शशांक बंगाल का गौड़ शासक था, गौड़ वंश का शासक था। ये गौड़ वंश का शासक था शशांक, और इसने झारखंड के दो क्षेत्र, एक बड़ा बाजार जो कि संथाल परगना क्षेत्र में पड़ता है, और इस बड़ा बाजार को, और एक है दुलमी, इन दोनों जगहों पर अपनी राजधानी स्थापित किया था। शशांक गौड़ वंश का शासक था और इसका एक भारत के एक बड़े क्षेत्र, जिसमें अगर आप देखें शशांक का काल जो है, तो शशांक के काल में शशांक का शासन उस समय तत्कालीन बंगाल, बिहार और ओडिशा, आज का जो उड़ीसा है, ये तीनों क्षेत्र शशांक का जो शासन था, ये तत्कालीन बंगाल,
बिहार और उड़ीसा, हालांकि आज के डेट में इसे ओडिशा पढ़ा जाता है, ये तीनों इसके साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो और इस बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार, आज वर्तमान जो झारखंड है वो उस बिहार का पूरा पूरा हिस्सा हुआ करता था। तो इस रूप में देखें तो शशांक का, तत्कालीन शशांक का पूरे झारखंड पर शासन स्थापित था, ये उसके शासन का हिस्सा था। झारखंड शशांक के पूरे पूरे नियंत्रण में स्थापित था। फिर यहाँ के बाद अगर हम बात करें शशांक को, अगर देखें तो शशांक का झारखंड से बहुत ही गहरा संबंध रहा है। वो कई रूपों में रहा है। पहला तो शशांक को इस रूप में आप जाने कि इसने अपनी राजधानी झारखंड के बड़ा बाजार में, जो संथाल परगना का हिस्सा था, और फिर दुलमी में स्थापित किया था। साथ ही ये शैव धर्म का उपासक था। शशांक शैव धर्म का उपासक था। इस रूप में आप देखें तो शशांक के काल में झारखंड में जो बौद्ध अनुयायी थे, बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रसार जो पहले से हो रखा था, इसने क्या किया कि उसका उत्पीड़न करना शुरू किया। तो शशांक को बौद्ध धर्म के उत्पीड़क के नाम से, बौद्ध धर्म के उत्पीड़क के नाम से भी शशांक को जाना जाता है। और शशांक ने क्या किया कि जितने भी झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म थे, तीर्थस्थल, सबको एक एक करके इसने क्या किया, नष्ट किया। और केवल नष्ट ही नहीं किया, इसने जो बौद्ध अनुयायी थे उसको या तो शैव धर्म में वो कन्वर्ट हो गए या फिर उस क्षेत्र से हट के चले गए। सॉरी। तो ये बौद्ध जितने भी धार्मिक स्थल थे सबको इसने नष्ट किया शशांक ने। और इसने शैव धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया, अलग अलग जगहों पर शैव मंदिर स्थापित किए, शैव मंदिर स्थापित किए। इसी में अगर एक देखें तो एक वेणु सागर मंदिर की चर्चा आती है। ये झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में, झारखंड के सिंहभूम और उड़ीसा का जो मयूरभंज जिला है, तो सिंहभूम और मयूरभंज जिला के बीच में किचुंग क्षेत्र है। यहाँ पर इसने वेणु सागर नाम का एक मंदिर स्थापित किया और ये एक शैव मंदिर था, क्योंकि शशांक शैव धर्म का उपासक था। तो इस तरह से देखें तो झारखंड में जितने भी बौद्ध स्थल थे, तीर्थस्थल थे, लगभग शशांक के काल में उसको एक तरह से नष्ट कर दिया गया। और इसके काल में झारखंड में हिंदू धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि ये शैव धर्म का उपासक था। इसने कई मंदिरों का निर्माण कराया। तो इसे झारखंड में जैन बौद्ध धर्म का एक तरह से उत्पीड़क माना जाता है। इसने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई। ये बौद्ध धर्म के प्रति बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं था और इसलिए इसके काल में झारखंड क्षेत्र में हिंदू धर्म का काफ़ी विकास देखा जाता है। अब शशांक का उस समय के अलग अलग शासकों के साथ संबंध देखें तो इसके लगातार उस समय के जो पाल शासक थे, हर्षवर्धन था, इन सबों से एक तरह से विरोधी संबंध चलता था। लगातार एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण करते थे। शशांक के साथ इसकी काफ़ी दुश्मनी थी, क्योंकि शशांक ने हर्षवर्धन के बहनोई की हत्या कर दी थी। तो इन चीज़ों को तो हम इतिहास में पढ़ते ही हैं, लेकिन झारखंड के कंटेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर झारखंड में हम इस रूप में देखते हैं कि झारखंड का जो क्षेत्र था वो शशांक के अधीन आता था, इसके साम्राज्य के अधीन आता था। साथ ही यहाँ पर इसने बौद्ध धर्म के जो स्थल थे उसको नष्ट किया, उसके प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई। साथ ही हिंदू धर्म को बढ़ाने का काम किया। शैव धर्म का अनुयायी होने के नाते, उपासक होने के नाते इसने झारखंड के क्षेत्र में कई शैव मंदिर बनाए। उसमें से एक सबसे बड़ा नाम वेणु सागर मंदिर,
जो कि हमारा सिंहभूम क्षेत्र में आता है, ये स्थापित किया था। अब इसके बाद पाल शासक को देखें, इसी समय में झारखंड में पाल शासकों का देखें तो झारखंड का कुछ हिस्सा पाल शासकों के नियंत्रण में भी आता था। और उस समय एक झारखंड में देखें तो एक हमारा इटखोरी आता है जगह, इटखोरी। इटखोरी जो है झारखंड का, ये चतरा जिला में एक स्थान है। इटखोरी में मंदिर स्थापित हैं। वहाँ पर एक काली, भद्रकाली का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि पाल शासकों के काल में भी झारखंड में बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ था। तो पाल शासक में के अभिलेख हमें इटखोरी से भी मिलते हैं। और इटखोरी से एक और अभिलेख हमें मिलता है जो कि 9वीं शताब्दी का है। इटखोरी से हमें 9वीं शताब्दी का, 9वीं सदी का एक अभिलेख मिलता है महेंद्रपाल का। महेंद्रपाल का, ये महेंद्रपाल कौन था? ये महेंद्रपाल था गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार। झारखंड के इटखोरी से महेंद्रपाल, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल का एक अभिलेख मिला है, 9वीं शताब्दी का इसका माना जाता है काल का। इससे, इस अभिलेख के उस जगह से मिलने से ये बात स्पष्ट होती है कि गुर्जर प्रतिहार का जो है शासन या नियंत्रण झारखंड के जो सीमावर्ती क्षेत्र था, पश्चिम तरफ से, झारखंड का जो पश्चिम क्षेत्र था, अगर आप देखें तो इटखोरी, ये चतरा का जो हिस्सा है, ये चतरा जिला है। यहाँ पर इटखोरी नामक स्थल है, यहाँ पर इटखोरी पाया स्थल है। और यहाँ से महेंद्रपाल का एक अभिलेख मिला है 9वीं सदी का। तो ये इस बात को दर्शाता है कि जो ये सीमावर्ती क्षेत्र रहा है, ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है झारखंड का, इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन स्थापित रहा है, इस पर उसका नियंत्रण था। फिर इसके बाद अगर हम आगे देखें तो इसी समय में आता है झारखंड का एक जगह जिसका कि हम उल्लेख देखते हैं, छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका झारखंड में, ये रामगढ़ जिला में पड़ता है। वहाँ एक छिन्नमस्तिका मंदिर है। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ है, ये शक्तिपीठ है। और ये माना जाता है, इसका जो, इसकी स्थापना, मंदिर की जो स्थापना हुई थी, छिन्नमस्तिका मंदिर की स्थापना, ये मूलतः पाल काल में हुई थी। पाल काल में पाल शासकों ने ही रामगढ़ जिले में जो ये भी अब स्थापित है, छिन्नमस्तिका मंदिर की स्थापना हुई थी। और इस छिन्नमस्तिका देवी का जो संबंध जोड़ा जाता है वो बौद्ध धर्म में जो वज्र योगिनी है देवी थी, वज्र योगिनी, ये माना जाता है कि ये जो छिन्नमस्तिका है ये बौद्ध वज्र योगिनी का ही हिंदू रूप है। तो छिन्नमस्तिका का जैसे नाम से ये स्पष्ट है, उस मंदिर की विशेषता ये है कि वहाँ जो माता छिन्नमस्तिका है उनका मस्तक जो है वो खंडित है उसमें, तो इसीलिए इसका नाम छिन्नमस्तिका दिया गया है। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ पर ये जो हमारा छिन्नमस्तिका मंदिर है रामगढ़ जिला में, ये जो रजरप्पा जगह पर है, रजरप्पा, झारखंड में रजरप्पा नामक स्थल पर छिन्नमस्तिका मंदिर है। इसमें ये वज्र योगिनी जो बौद्ध देवी हुआ करती थी
उनका ही हिंदू रूप है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो झारखंड के अलग अलग क्षेत्र में उस समय के जो तत्कालीन प्राचीन भारतीय इतिहास के जो शासक हुआ करते थे, शुरुआत में महाजनपद काल के पहले महाभारत काल से लेकर हमने देखा कि महाभारत काल, फिर महाजनपद काल, फिर उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, उसके बाद मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर के बाद गुप्त काल, और गुप्त के बाद फिर ये गुप्तोत्तर काल। तो इन सभी कालों में झारखंड के क्षेत्र में अलग अलग राजवंश के जो शासक थे उनका झारखंड के क्षेत्रों से किस प्रकार संबंध था, झारखंड के किस पार्ट से, किस भाग से, किस क्षेत्र से उनका संबंध था, किस प्रकार का नियंत्रण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, कहाँ पर किसने किस रूप में सत्ता स्थापित की, कहाँ कहाँ पे बौद्ध कहते ना बौद्ध धर्म का विस्तार किया, और कुछ शासक उसी काल में झारखंड के अलग अलग क्षेत्र में जैन धर्म का भी विस्तार देखा जाता है। हालांकि जैन और बौद्ध को, जैसा हमने पहले भी कहा कि हम आगे के सेशन में उसको बहुत ही विस्तार से देखेंगे, बट ये जान लें कि झारखंड में जो जैन धर्म का मुख्य क्षेत्र माना जाता है, झारखंड में जैन धर्म का जो मुख्य क्षेत्र माना जाता है वो आपका मानभूम का जो क्षेत्र है, ये मुख्यतः जैन धर्म का विस्तार क्षेत्र रहा। इन क्षेत्रों में, इस मानभूम क्षेत्र में अलग अलग स्थलों से अलग अलग काल में जैन मूर्तियां मिली हैं। तो ये इस बात को दर्शाती है कि इन सभी क्षेत्रों में, जिसमें कि वर्तमान का जो धनबाद जिले का जो हिस्सा आता है और उसके अगल बगल का क्षेत्र शामिल आता है मानभूम में, यहाँ पर जैन धर्म का काफ़ी विस्तार देखा गया है। एक जैन धर्म के संदर्भ में देखें तो गिरिडीह जिला, झारखंड का गिरिडीह जिला का एक स्थान है पारसनाथ। गिरिडीह जिला का पारसनाथ में जो प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है, वहाँ से हमें पारसनाथ ये झारखंड के गिरिडीह जिला में पड़ता है। गिरिडीह में पारसनाथ ये पहाड़ है, इसका संदर्भ, इसको जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, और ये इसलिए इसको जाना जाता है कि यहाँ पर कई जैन तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। साथ ही जो जैन तीर्थंकर, एक जैन तीर्थंकर 23वें जैन तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहला जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले इनका काल माना जाता है। 250 साल पहले, महावीर स्वामी से 250 साल पहले पारसनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इनका काल माना जाता है। और ये कहा जाता है कि इनको पारसनाथ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और इन्हीं के नाम पे, इन्हीं पार्श्वनाथ के नाम पर गिरिडीह जिला में स्थित इस पहाड़ का, पर्वत का नाम पारसनाथ पड़ा। तो पारसनाथ बहुत ही प्रमुख जैन तीर्थस्थल है, और इसे एक तरह से जैन धर्म का मक्का माना जाता है। तो ये हम देखते हैं। फिर महावीर स्वामी के काल में, 24वें तीर्थंकर के काल में भी माना जाता है कि उन्होंने भी झारखंड के कुछ क्षेत्र का उस वक्त में दौरा किया था, उस वक्त भ्रमण किया था, इनका परिभ्रमण हुआ था। तो इनके भी कई साक्ष्य में झारखंड क्षेत्र से मिलते हैं। तो इस रूप में देखें तो प्राचीन गुप्तोत्तर काल तक, मध्यकाल से पहले तक का जो आज का हमारा जो डिस्कशन रहा झारखंड के क्षेत्र में खास करके, तो हमें ये उन चीज़ों पर हमने फोकस डालने का प्रयास किया कि प्राचीन झारखंड में
उस वक्त अलग अलग काल में झारखंड के किन किन हिस्सों में अलग अलग राजवंशों का किस प्रकार से संबंध स्थापित था, या जो उस वक्त तो धार्मिक गतिविधियां थी वो किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों में फैल रही थी, उसका प्रसार हो रहा था। साथ ही हमने इस बात की भी चर्चा की कि जो जैन धर्म था उसका मुख्य केंद्र कहाँ था, बौद्ध धर्म का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था। तो बौद्ध धर्म तो झारखंड के लगभग विभिन्न हिस्सों में फैले हुए थे, लेकिन जैन धर्म तुलनात्मक रूप से देखें तो बौद्ध के तुलना में कम फैला था, और ये इसका मुख्य संकेंद्रण मोटा मोटी मानभूम क्षेत्र में देखा जाता है। तो ये तो धार्मिक गतिविधि थी जिसको कि हम विस्तार से आगे के क्लास सेशन में हम फिर से चर्चा करेंगे, एक एक इसके जो संदर्भित तथ्य होंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो जब हम मध्यकाल अगले सेशन में जब हम मध्यकालीन झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे, उसको हम दो पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। एक हमारा जो पार्ट होगा वो होगा सल्तनत काल, जिसमें 1206 से लेकर के हम मुगल काल के पहले तक का जो पीरियड है उसको शामिल करेंगे, और फिर उसके बाद मुगल काल से लेकर के औरंगजेब के शासनकाल तक हम उसको लेकर के बढ़ेंगे। तो दो पार्ट में आगे के सेशंस में हम झारखंड के मध्यकालीन झारखंड के इतिहास को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आज का जो सेशन का जो मुख्य फोकस था वो प्राचीन झारखंड का इतिहास था, जिसको हमने प्राचीन काल से लेकर पूर्व मध्य काल, जिसको कि गुप्तोत्तर काल कहीं भी कह सकते हैं आप, उसमें हमने पूरे देखने का प्रयास किया। तो आज का सेशन को हम यहीं पर एक तरह से रोकते हैं और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट सेशन में। और फिर आप इसी तरह से, जिस तरह से कि अभी तक आप कक्षा से जुड़े रहे, लगातार आपने चीज़ों को देखा समझा, तो आगे की सेशंस में भी आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे। और इस क्लास की कंटिन्यूटी आपके साथ अगर बनी रहेगी तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी होगी। और एक एक जो मध्यकाल, प्राचीन काल, मध्यकाल और फिर जो आधुनिक संदर्भ में हम झारखंड को पढ़ेंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है फैक्ट के साथ साथ वो क्लियर होता जाएगा। तो ठीक है, हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।